चालू। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके चलेंगे जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर के हैं। तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग ले लेंगे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें केवल एक ही ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या है, प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपका क्या है, टोटीपोटेंसी। ये एक बायोलॉजिकल टर्म है और टोटीपोटेंसी जो है इसकी जो मीनिंग है वो क्या है, एबिलिटी ऑफ ए सेल गिव राइज न्यू ऑर्गेनिज्म। कोई भी सेल, ठीक है, उसके अंदर ये पावर होती है, उसके अंदर ये सामर्थ्य होती है कि वो नए ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकती है, उत्पन्न कर सकती है। तो ये जो कैरेक्टर है वो आपका कहलाता है टोटीपोटेंसी, और जो सेल ये कैरेक्टर रिप्रेजेंट करती है वो कहलाती है टोटीपोटेंट। इसको हिंदी टर्म देते हैं पूर्ण शक्त कोशिका, टोटीपोटेंट सेल। आगे बात समझ में। जितने भी यूनिसेलर एनिमल हैं, अब यूनिसेलर एनिमल का मतलब जैसे आपने मालूम है अमीबा, ठीक, पैरामीशियम, ये जितने भी यूनिसेलर एनिमल हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, टोटीपोटेंट होते हैं। यानी कि इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या है, प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ गए? आ गई बात समझ में। अब देखो, अगर हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन हम आपको आज केवल उन पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका आता है फिजन। इसको हम लोग बोलते हैं विभाजन। देखिए फिजन जो है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, मेथड है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म डिवीज़न करता है और डिवीज़न करके या तो वो 2 या फिर मोर, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। समझ गए? तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अगर हम फिजन की बात करते हैं तो जो डिवीज़न है वो 2 हाफ्स में होता है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है। ठीक है, और थर्ड चीज़ क्या है, ये फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन इसमें होनी क्या है, ज़रूरी है। और फेवरेबल कंडीशन का मीन्स क्या हुआ, अनुकूल परिस्थिति, यानी कि जब न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म को मिलता है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो है वो एडाप्टेबल हो, ठीक, ऑक्सीजन लेवल वो अच्छा हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फिजन होता है, और फिजन से कोई भी ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर अपने ऐसे न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। समझ गए? अब देखो, अगर हम फिजन की बात करते हैं तो इसमें आपका आता है बाइनरी फिजन। अब यहाँ पर बाइनरी फिजन का मतलब है केवल 2 हाफ्स में डिवीज़न होगा। ठीक है, फिजन में 2 हाफ्स,
या मोर, ठीक, दोनों होते हैं। लेकिन अगर बाइनरी फिजन की बात करेंगे तो केवल 2 हाफ्स में ही डिवीजन होगा, ठीक है। अब अगर हम बाइनरी फिजन की बात करते हैं तो इसके भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप हैं। जैसे कि पहला आपका है सिंपल बाइनरी फिजन। तो को सिंपल जो बाइनरी फिजन है इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसमें जो डिवीज़न होता है उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सेल का डिवीज़न प्लान डायरेक्शन निश्चित नहीं होता। सेल किसी भी डायरेक्शन में क्या होती है, डिवाइड हो सकती है। जैसे मैं आपको इसमें एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मान लेते हैं अमीबा, इसका जो एग्जाम्पल है वो हम ले लेते हैं क्या, अमीबा। देखो जैसे मान लो ये अमीबा है, ठीक। अब इसमें जो डिवीज़न का डायरेक्शन है वो मान लेते हैं ये है। तो क्या होगा, सबसे पहले अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो इलॉन्गेट होगा और जो डिवीज़न का डायरेक्शन है उस प्लेस पे जो अमीबा का प्लाज्मा है वो इनसाइड इन वेजिटेशन होगी। जो न्यूक्लियस है वो इलॉन्गेट होकर 2 हाफ्स में बढ़ जाएगा और पूरी की पूरी सेल डिवाइड होकर 2 न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार का जो डिवीज़न है वो सिंपल बाइनरी फिजन होता है और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि डायरेक्शन निश्चित नहीं होता है, सेल किसी भी एंगल से डिवाइड हो सकती है, समझ गए। उसके बाद देखिए जो सेकंड पॉइंट है ये आपका कहलाता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब देखिए नाम ही इसका है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होगा, अनुप्रस्थ, यानी कि जो सेल है उसका प्लान ऑफ डिवीज़न डायरेक्शन क्या होगा, ट्रांसवर्स रीजन। कोई भी सेल जब अपने ट्रांसफ़र रीजन से डिवाइड होगी तो उस प्रकार का जो बाइनरी फिजन है वो आपका क्या कहलाया जाएगा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका क्या हो जाएगा, पैरामीशियम। पैरामीशियम का डायग्राम आप जानते ही होंगे, देखिए इस तरह से है, ये न्यूक्लियस होता है, इस तरह से होता है। अब इसमें जो डिवीज़न होगा वो हमेशा ट्रांसफ़र रीजन से होगा, यानी कि इस प्लेस से। तो जब भी पैरामीशियम की सेल डिवाइड होगी तो उसका जो डिवीज़न है वो इस एंगल से होगा, यानी कि पूरी सेल जो होगी वो अपने ट्रांसफ़र रीजन से 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो इलॉन्गेट होगा कुछ इस तरह से, ऐसे करके, ठीक है। और ये न्यूक्लियस इलॉन्गेट होकर 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। एक न्यूक्लियस अप साइड पे, एक न्यूक्लियस, तो ये एक पैरामीशियम 2 में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, समझ गए। तो ये जो डिवीज़न है ये डिवीज़न आपका होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और इसकी स्पेशलिटी क्या होगी कि ये जो डिवीज़न है वो ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ लाइन पर, अनुप्रस्थ रेखा पर डिवाइड होगा, समझ गए। उसके बाद देखो थर्ड जो पॉइंट है वो आपका आता है लॉन्गिट्यूडनल। जो थर्ड पॉइंट है ये आपका हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या होता है, अनुलंब, यानी कि इसमें जो सेल होगी वो लंबाई में डिवाइड होगी,
जो डिवीज़न होगा वो कैसा होगा, लंबाई में। और इसका जो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं वो क्या हो जाएगा, युगलीना। अब युगलीना इस तरह से होता है, युगलीना ठीक इस तरह से होता है। अब इसमें जो सेल है, अभी आपने पैरामीशियम में देखा कि ट्रांसफ़र डिवीज़न होता है, लेकिन अगर हम युगलीना की बात करेंगे तो युगलीना में जो सेल है वो लंबाई में डिवाइड होती है, यानी कि जो सेल है उसका जो डिवीज़न कैसा होता है, इलॉन्गेशन वे पे। देखो किस तरह से, अगर हम युगलीना में इस चीज़ को शो करें तो देखो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। सबसे पहले अप साइड पे एक फॉरो बनता है, तो कुछ इस तरह से, ऐसे यहाँ से डिवीज़न का स्टार्टिंग होगा। अब यही लाइन नीचे तक डिवाइड होती रहती है, न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और अल्टीमेटली ये युगलीना 2 युगलीना में इस तरह से। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो डिवीज़न का डायरेक्शन है, अगर हम इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो आपका जो बाइनरी फिजन है वो 3 टाइप से होता है, सिंपल, नंबर 2 ट्रांसवर्स एंड नंबर 3 लॉन्गिट्यूडनल। समझ गए। अब देखो फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी आता है, उसमें कुछ पॉइंट आपके हैं, जैसे कि सेकंड पॉइंट आपका आता है बडिंग। बडिंग को क्या बोलते हैं, मुकुलन। सिंपल है, इसमें कोई भी सेल फेवरेबल कंडीशन में, मान लो ये कोई सेल है, फेवरेबल कंडीशन में एक प्रोजेक्शन के रूप में आउटसाइड एक आउट ग्रोथ डेवलप करेगी, ठीक, ये क्या हो जाएगी, आउट ग्रोथ। सेल का जो न्यूक्लियस है उसका कुछ पार्ट इस आउट ग्रोथ में ट्रांसफ़र हो जाएगा और अब इस आउट ग्रोथ को क्या बोलेंगे, बड। एंड अल्टीमेटली जो आउट ग्रोथ है वो पेरेंट्स सेल से अलग होकर एक न्यू सेल्स को प्रोड्यूस कर लेगी। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग। और ये जो बडिंग है ये आमतौर पे जैसे ईस्ट, हाइड्रा, स्पंज, ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के रूप में, ठीक है, ज़्यादातर मिलेगा। अब देखो इसमें कुछ स्पंज ऐसे भी होते हैं जिसमें बडिंग जो होती है वो आउटर ना होकर इनर होती है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं इंटर बडिंग। अभी जो आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्शन जो है वो सेल के आउटसाइड इमर्ज कर रहा है, लेकिन कुछ स्पंज ऐसे हैं जिसमें बडिंग की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, इनसाइड। जैसे मान लीजिए ये सेल है तो इनसाइड बडिंग होती है, ऐसे करके, ऐसे इनसाइड। अब जितने भी बडिंग के द्वारा न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं ये सारे के सारे अब एसेक्सुअल जो स्पोर्स हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये सारे के सारे जो स्पोर्स हैं वो एक ग्रुप में इस तरह से कुछ मॉस के रूप में कवर्ड हो जाते हैं, कुछ इस तरह से, ऐसे करके, और इनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है जिसमें स्पिक्यूल्स एंड डिफरेंट टाइप के जो भी प्रोटेक्टिव स्पंज में लेयरिफिकेशन होता है वो सब इसमें जो होता है वो प्रोड्यूस जाता है।
तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर कहलाता है जैम्यूल। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैम्यूल पर आपको 60 नोट्स पे मिलता है, डायग्राम के लिए भी पूछा जाता है और आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सिर्फ इतना समझ लो कि जैम्यूल बडिंग की एक प्रोसेस है, बट डिफरेंट क्या है कि बडिंग जो है वो आमतौर पे आउटग्रोथ के रूप में होती है, लेकिन स्पंज, कुछ स्पंज ऐसे हैं जिसमें बडिंग जो होती है वो इनसाइड होती है। इनसाइड जो बडिंग से न्यू स्पोर फॉर्म होते हैं वो एक ग्रुप में बन जाते हैं, इनको हम लोग अब क्या बोलते हैं, स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स के सराउंडिंग एक कवरिंग हो जाती है और ये कवरिंग एक ओपनिंग के रूप में बाहर की तरफ खुलती है। इसके सराउंडिंग स्पिक्यूल्स का एक आवरण होता है और ये ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जैम्यूल की फॉर्मेशन हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होती है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो ओपनिंग है यहाँ से ये स्पोर्स इमर्ज कर जाते हैं और प्रत्येक स्पोर एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। आ गई बात समझ में? तो ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा कहलाता है बडिंग, और बडिंग में एक पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, जैम्यूल। जैम्यूल बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इसमें आपको पूछा जाता है। एंड लास्ट में हम लोग एक पॉइंट और ले लेते हैं जो कि थर्ड पॉइंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिडिया। कोनिडिया ये एक प्रकार के क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, और ये भी एक तरह से समझ लो बडिंग का ही पॉइंट है। ये भी एक प्रकार की बडिंग होती है, लेकिन डिफरेंट क्या है, डिफरेंट आप समझ लो। इसमें इनर बडिंग हो रही है, जैम्यूल फॉर्म हो रहा है। जैम्यूल क्या है, ग्रुप ऑफ स्पोर्स, किस में पाया जाता है, स्पंज में। कोनिडिया क्या है, ये फंजाई में बनते हैं। फंजाई मतलब कवक। और अगर हम कवक की बात करते हैं, फंजाई की बात करते हैं, तो उनकी जो यूनिट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफी, यानी कि कवक तंतु। तो यहाँ पर आप लोग ये समझ लो कि ये जो कोनिडिया हैं, जैसे मान लो अगर हम फंजाई की बात करते हैं तो ये मान लो फंजाई का हाइफी हो गया, इस तरह से हाइफी होते हैं ये, ऐसे करके। ठीक है, तो इनका हाइफी का जो एपिकल टर्मिनल एंड है, हाइफी का जो एपिकल टर्मिनल एंड है, यहाँ पर बडिंग के द्वारा स्पोर्स की एक रो बनती है, कुछ इस तरह से, ऐसे, इस तरह से, ऐसे। ये ठीक है, तो ये आपका हो जाता है टर्मिनल एंड ऑफ हाइफी, और ये सब क्या कहलाते हैं, कोनिडिया। तो ये हमेशा एपिकल एंड पर, जो टर्मिनल एंड होते हैं हाइफी के, वहाँ पर ये प्रोड्यूस होते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन इनको मिलती है तो प्रत्येक स्पोर क्या होता है, जर्मिनेट करके फिर से एक न्यू हाइफी को डेवलप कर लेता है। आया समझे? तो अगर हम मोड ऑफ एसेक्सुअल की बात करते हैं तो ये कुछ 4-5 पॉइंट हैं आपके, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाइनरी फिजन, बडिंग, जैम्यूल, कभी कभी डिफरेंस आ जाता है बाइनरी फिजन और बडिंग में डिफरेंस बताइए, ट्रांसफ़र और लॉन्गिट्यूडनल में डिफरेंस बताइए। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझ में बात आई? अब एक मैं छोटा सा पॉइंट आपको और बता दे रहा हूँ। ये आपका कहलाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
देखो आर्टिफिशियल मतलब क्या हुआ, मैन मेड, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि कायिक जनन, यानी कि हम ह्यूमन मनुष्य के द्वारा जो हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर होते हैं, डिज़ायरेबल कैरेक्टर का मतलब आवश्यक, हम उनको अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। और ऐसी दशा में उनका जो ग्रोइंग है, उनकी जो उत्पत्ति है वो आपकी मनुष्य के द्वारा होती है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। जिसमें देखो एक बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत कॉमन प्रोसेस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ग्राफ्टिंग में इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रोपण, रोपण विधि, समझ गए। देखो इसमें दो चीज़ हैं, देखो एक जो पार्ट है प्लांट का, एक जो पार्ट है वो आपका होता है डाउन टू अर्थ, यानी कि रूट। तो जो पार्ट बेस होता है, बेस का मतलब जिसमें रूट सिस्टम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक, ठीक है। और एक होता है दूसरा पार्ट जो हमारा क्या होता है, डिज़ायरेबल, ये हमारा डिज़ायरेबल पार्ट होता है। और कौन सा होता है, शूट पार्ट होता है, और ये डिज़ायरेबल होता है जो हम दूसरे प्लांट से क्या करते हैं, कट करते हैं, समझ गए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सियोन। तो ग्राफ्टिंग हमेशा दो टुकड़ों के बीच में होती है, दो पार्ट के बीच में होती है, जिसमें पहला पार्ट होता है स्टॉक, जो रूट सिस्टम से रिलेटेड होता है और बेस बनाता है, और दूसरा क्या होता है, सियोन। सियोन जो होता है वो डिज़ायरेबल पार्ट होता है, हमारा चुना हुआ भाग होता है जो दूसरे प्लांट से लिया जाता है और शूट को बनाता है, क्या बोलते हैं, सियोन। स्टॉक और सियोन, इनको हम लोग आपस में ज्वाइंट कर देते हैं और फिर सुतली की सहायता से या किसी और चीज़ की सहायता से इसको आपस में बांध देते हैं, ठीक। ये दोनों पार्ट एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाते हैं और ज्वाइंट होकर फिर ग्रो करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं, न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं, जिसमें कैरेक्टर कैसे होते हैं, डिज़ायरेबल, समझ गए। तो यहाँ पर जो ग्राफ्टिंग की बात है, तो यहाँ पर ग्राफ्टिंग में मैं बहुत जल्दी आपको, लास्ट पॉइंट है, जल्दी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ग्राफ्टिंग का जो शेप है उसके अकॉर्डिंग हम इसको अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, समझ गए। जैसे कि अगर हम सियोन और स्टॉक को थोड़ा सा स्लोपी काटें, स्लोपी, देखो कुछ इस तरह से, ऐसे, इस तरह से। यहाँ पर एक छोटा सा हॉर्न होता है जिसकी वजह से दोनों जो पार्ट हैं वो ईज़िली क्या हों, जुड़ जाएं। ये आपका सियोन हो गया, ये स्टॉक हो गया, इसको हम आपस में बांध देते हैं, समझ गए। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टंग ग्राफ्टिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टंग ग्राफ्टिंग, समझ गए। अब देखो जो स्टॉक है उसमें एक क्लेफ्ट बनाते हैं कुछ इस तरह से, ये स्टॉक हो गया, और जो सियोन है उसमें इसी क्लेफ्ट के अकॉर्डिंग इस शेप का, ठीक। अब ये वाला जो पार्ट है वो इसके अंदर फिट हो जाता है और फिर इसको कवर कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट या फिर वेज, समझ गए। टंग ग्राफ्टिंग, वेज एंड क्लेफ्ट। अब इसी को उल्टा कर दो, मान लो स्टॉक जो है इसको आपने ऐसे कट किया और जो सियोन है इसको ऐसे कट कर दिया,
तो इसको हमने क्लेफ्ट बोला, इसको अब क्या बोलेंगे? सैडल, सैडल ग्राफ्टिंग। आया समझ में? समझ गए? इसी तरह से अगर हम क्राउन की बात करें, क्राउन ग्राफ्टिंग, तो क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि जो स्टॉक होता है, ऐसे मान लो ये स्टॉक है, इसमें हम कई सारे टुकड़े जो डिज़ायरेबल होते हैं उसको इसके साथ ऐड कर देते हैं, इस तरह से, इस तरह से। तो ये हमारा हो जाता है क्या? क्राउन, क्राउन ग्राफ्टिंग। और इसी तरह से अगर मान लो स्टॉक है और इसके साइड से हमने सियॉन को, तो क्या हो जाएगा? साइड ग्राफ्टिंग। तो सिर्फ इसका शेप में डिफरेंस है। ग्राफ्टिंग की प्रोसेस है हमें दो अलग अलग पार्ट को, जिसमें स्टॉक और सियॉन को आपस में हम सुतली की सहायता से बांध देते हैं, फिर मोम का एक लेयर लगा देते हैं। कुछ समय के बाद दोनों के टिश्यूज़ आपस में जुड़ जाते हैं और जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर के प्लांट हमको रिक्वायर हैं वो हमें मिल जाते हैं। समझ गए? तो इस तरह से आपका जो ये पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी में आपने एक पढ़ा होगा कलम लगाना, गुलाब में होता है, गन्ने में होता है, जिसको कटिंग बोलते हैं। तो ये भी आपके पॉइंट्स हैं जो आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से रिलेटेड हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया और कुछ जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नए जो पॉइंट्स हैं इसी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से रिलेटेड, हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। और ध्यान से आप इस वीडियो को समझिए, और अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो ग्रुप में आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू।